नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप सबको मालूम है, केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से और विधायक दल की बैठक भी हो गई है आम आदमी पार्टी की, और उसमें आतिशी जी को मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार दावेदार उन्होंने मान लिया है। और शाम को एलजी साहब से मुलाकात करके केजरीवाल जी अपना इस्तीफ़ा दे देंगे और मुख्यमंत्री के दावे के साथ एक अपना जो मेमोरेंडम है, जो भी लिखित ज्ञापन है, वो एलजी साहब को आतिशी जी की तरफ से दे दिया जाएगा। और शायद बहुत जल्दी ही उनको चुनाव की जो मुख्यमंत्री के पद का एक औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, उनकी शपथ हो जाएगी और कैबिनेट का भी दोबारा से गठन या निर्माण हो जाएगा। तो ये जो दिल्ली में कई दिनों से चल रहा था केजरीवाल जी की जमानत के बाद, अभी दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी कड़ी शर्तों के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी को कि वो दिल्ली को कोई काम नहीं करा पाएंगे। और इसी की वजह से उन्होंने ये अपना इस्तीफ़ा देना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि उन पर ज़्यादा और दिक्कतें और लालछन उन पर आरोप लगते कि आप मुख्यमंत्री बने बैठे हो और दिल्ली का कोई विकास आप नहीं कर पा रहे हो, कि वो सीट से चिपके बैठे हो आप। तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा देना पड़ा और आम आदमी पार्टी की तरफ से अब अगली जो मुख्यमंत्री होंगी वो आतिशी जी होंगी। इस तरह से दिल्ली में, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, फरवरी में बिल्कुल चुनाव है, फरवरी 2025 में, इसको ध्यान में रखते हुए भी ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ आगे आने वाले समय में दिन पर दिन आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि ये घटना जो दिल्ली में मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये पहली घटना नहीं है, ये दिल्ली में दूसरी घटना है। क्योंकि आपको पता होगी 1952 के बाद से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बंद था और 93 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस समय जो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए। यूटी था पहले, हालांकि उनका पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग थी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है और ना ही वो संभव है, क्योंकि दिल्ली की एक जो संवैधानिक जो संरचना इस तरह से है कि उसको कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 93 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें पहले मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना जी, और उनको 2-2.5 साल के बाद उनके बाद मुख्यमंत्री बने डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी। ये दोनों ही मुख्यमंत्री के बहुत प्रबल दावेदार थे और इन दोनों ने ही बीजेपी को सही दिल्ली में स्टैंड किया था। और ये दोनों ही बहुत एक ज़मीनी जुड़े नेता थे, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी और मदन लाल खुराना जी। हालांकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का टाइम चल रहा था लास्ट में, तो पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनको भी अपनी जो सीट है छोड़नी पड़ी और 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि साहब सिंह वर्मा जी की ने जैसी सीट छोड़ी थी तो उनकी पार्टी की ही एक सदस्य सुषमा स्वराज जी दिल्ली की सीएम बनी। ठीक उसी तरह से आम आदमी पार्टी में भी कुर्सी जो सीएम कुर्सी छूटी है केजरीवाल जी द्वारा, उस पर उन्हीं की पार्टी महिला एक उम्मीदवार वहाँ पर बैठेंगी। ठीक है, ये प्रक्रिया इस तरह से चल रही है क्योंकि दिल्ली में एक चुनावी जो संकट है उसको पैदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इनको जो आतिशी जी को अपना एक जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुना है। वैसे ही चुनाव में ये प्रचार में सब जगह बोल रहे हैं भाई हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में जल्दी से चुनाव हो जाए। वो तो बल्कि नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही दिल्ली में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा को भंग किए बिना चुनाव कैसे बीच में संभव है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और सब लोग समझ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने केवल ये चाल चली है, एक जैसे झूठी अफवाह फैलाई है कि हम तो वे चुनाव चाहते हैं लेकिन सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। ये चुनाव कराने से पहले आपको विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। ये वो है, केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो दिल्ली की विधानसभा को भंग नहीं करना चाहते और चुनाव की मांग कर रहे हैं। ये लॉजिक उनका बिल्कुल गलत है। हालांकि इसी में आगे बढ़ते हुए अब बीजेपी की तरफ से भी बोल दिया गया भाई आप तो नवंबर के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप चुनाव अक्टूबर में करा लीजिए। यानी कि बीजेपी की तरफ से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने बोल दिया है कि हम तो अक्टूबर में ही चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल हम अक्टूबर में चुनाव करा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों पार्टियां जल्दी चुनाव कराने की बात कर रही हैं, लेकिन जल्दी चुनाव कराने का
जो ऑप्शन है वो केवल आम आदमी पार्टी के ही पास है, क्योंकि जब तक उनकी दिल्ली में विधानसभा है बीच में चुनाव कराना संभव ही नहीं है। अगर वे इस्तीफा दे देंगे, अपनी विधानसभा भंग करेंगे, तभी चुनाव आयोग उस पर कुछ कार्रवाई कर सकता है। वैसे मुझे लगता है नहीं है कि अगर विधानसभा दिल्ली की भंग हो भी जाएगी तब भी चुनाव आयोग समय पर ही चुनाव कराएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। दिल्ली की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं चुनाव के लिए, वो सब नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव है वो अपने निश्चित समय फरवरी में ही 2025 में भी होगा। लेकिन आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं बीजेपी की, जो दिल्ली में एक सत्ता की वापसी जो है वो नहीं हो पा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि 98 में जब लास्ट जो मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज थी, यानी कि 1998 से लेकर अब तक दिल्ली में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। आप लगा लीजिए कितना समय लगभग हो गया है कि 22, 24, 26 साल से करीब ज़्यादा हो गए हैं, अब तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। इसका एक मुख्य कारण आप लोग देखते होंगे, सोचते होंगे क्या हो सकता है। हालांकि बीजेपी के मेंबर भी काफ़ी हैं और अभी भी बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। काफ़ी तरफ से आपको लिंक मैसेज आ रहे होंगे कि भाई आप इस पर मिस कॉल कीजिए, आप इसको लिंक को खोलिए, तो इस तरह की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा ये है कि ऐसे सदस्यता अभियान चलाने से मुझे नहीं लगता बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी, क्योंकि जब तक ज़मीनी लेवल पर काम नहीं किया जाएगा, कोई भी जनता, कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी को से आप वोट लेना बहुत मुश्किल है। आप सोचें खाली एक मिस कॉल करा दी तो आपको वोट मिल जाएगा, ये चीज़ें अब कोरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही कोई इसकी विश्वसनीयता है कि भाई आपको अगर सदस्य बन गए हैं तो आपको दिल्ली में सत्ता मिली जाएगी। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो शीर्ष बड़े नेता हैं, खासकर उनको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि मोदी जी के चुनाव में दिल्ली पूरी तरह से बीजेपी के साथ होती है और उनको तीसरा टर्म हो गया कि लगातार 7 जो सांसद है दिल्ली के जो वोटर्स हैं जिता करके बिल्कुल मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि विधानसभा में आकर के वो सब मामला फेल हो जाता है, यानी कि दिल्ली में जो हमारे मोदी जी की नेतृत्व में 7 सीटें जीत जाते हैं विधान सांसद, लेकिन वो सांसद और जो हमारे पार्षद हैं वो सब मिलकर कर भी एक ऐसा एक आंकड़ा नहीं ला पा रहे हैं। दिल्ली में 36 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, 36, लेकिन वो सब मिलकर भी 36 विधायक जुटाने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि ज़मीनी लेवल पर दिल्ली में जो खासकर जो एमसीडी है उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। एमसीडी में जो भी काम है एमसीडी के द्वारा जो बीजेपी के द्वारा किए जाने चाहिए वो कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी सफाई का काम, किसी तरह का रोड सड़क मरम्मत का काम या और भी पब्लिक के जो काम है, जो डेली मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, उनसे पब्लिक बहुत जल्दी रुष्ट और बहुत जल्दी खुश भी होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर दिल्ली में बीजेपी के जो काउंसलर हैं, पार्षद हैं, अगर उनकी कार्यशैली में बदलाव आ जाए, वो अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि ये जो सदस्यता अभियान चलाने की बीजेपी को जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, जैसे अभी मोदी जी ने अपना 100 दिन का एक कार्ड पेश किया है, रिपोर्ट कार्ड दिया है, उन्होंने अपना हिसाब बताया है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी जो दिल्ली की सबसे छोटी इकाई है चुनाव की, काउंसलर या पार्षद, उनके कार्य पर उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके एरिया का फीडबैक लेना चाहिए कि उनके एरिया में उनके पार्षद की किस तरह से क्या छवि है, पार्षद किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों के बीच में उनका जो व्यवहार है, या किस तरह से वो लोगों को जोड़ रहे हैं, या पार्टी से कुछ लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या पार्टी में कुछ लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब तक जो हमारे आम वोटर्स का जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में किसी भी तरह से बीजेपी की सत्ता आ सकती है। ऐसे ही अभी जो हमारे विधानसभा इसके लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें मोदी जी ने एक मंत्र दिया था सभी सांसदों को, प्रत्याशी सांसदों को, भाई आप अपने एरिया में बताएंगे कि आप पहले 100 दिन में क्या काम करेंगे। और उन्हीं को हमारे सांसदों ने काफ़ी प्रचार भी किया था, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में, हर तरह से भाषणों में भी उन्होंने बोला था कि हमारे 100 दिन में क्या क्या काम होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सांसद भी अपने वो 100 काम पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, पब्लिक में उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं।
तो इससे भी पब्लिक में गुस्सा है, रोष है कि भाई ये झूठ बोल के इन्होंने वोट ले लिया, अब इसके पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक जो हमारे जो बीजेपी के खासकर जो पार्षद और सांसद चुन के आए हैं, वो जब तक अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं लाएंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, जो वादे उन्होंने पब्लिक के साथ किया है और पब्लिक के जो भी छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम हैं उनको सही ढंग से नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जो बीजेपी की सत्ता आ सकती है। क्योंकि जनता जो वोटर है वो, मैं आप पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती है और बहुत जल्दी खुश भी हो जाती है। तो इसलिए वोटर्स को अपने साथ में सजो के रखना हर पार्षद का, हर सांसद का एक नैतिक दायित्व है, जिससे कि दिल्ली में उनकी सरकार बन सके। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जब मोदी जी अकेले पूरे भारत में इतने वोटर, इतने सांसद जिता सकते हैं, इन्हीं के दम पर इतने सांसद बन के आते हैं, बाकी तो ये इन सांसदों की और पार्षदों की भी एक पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाएं, लोगों से मिलें, लोगों की काम की उनकी परेशानियां पूछें, ताकि एरिया में कुछ काम विकास हो सके। मैं तो अपने एरिया की बात करता हूँ, देवली की खासकर विधानसभा की। यहाँ पर इतनी समस्याओं का अंबार है कि आप किसी भी तरफ से निकल जाइए, आपको चारों तरफ ऐसी कुव्यवस्था ऐसी दिखाई देगी कि यहाँ व्यवस्था नाम की, प्रशासन नाम की, शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिल्ली का, साउथ दिल्ली का एक इतना बढ़िया कभी मॉडल गांव हुआ करता था, इतना बढ़िया कॉलोनी आबादी बसी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये इतनी कंजेस्टेड हो चुकी है, सुविधाओं का इतना अभाव है कि यहाँ की पब्लिक हमारे नेताओं से काफ़ी नाराज़ है। इसलिए दिल्ली में जो बीजेपी की सत्ता की अगर वापसी चाहते हैं तो इस एरिया पर मैं कह रहा हूँ ध्यान देना। इसी एरिया को छोड़िए, पूरी दिल्ली में खासकर ग्रामीण एरिया और अनथराइज कॉलोनी में जब तक बीजेपी का कार्य जो है शैली अच्छी नहीं होगी, वो अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाएंगे, जब तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ सकती है। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि खासकर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जो डायरेक्ट पब्लिक का कॉन्टैक्ट उनसे जुड़े और पब्लिक की समस्याएं पर तुरंत कुछ कार्रवाई हो। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, खासकर बीजेपी के नेताओं को तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उनकी सत्ता की वापसी हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, और इस वीडियो पर आप बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।